अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। ईद अच्छी गुजरी होगी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो है ना एक बहुत अच्छा मौका दिया था, रमज़ान का महीना दिया था पूरा अल्लाह की इबादत करने के लिए और गुनाह बख्शवाने के लिए। और अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिम्मत दी ताकि तमाम मुसलमान जो है ना वो अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। कल ईद की वजह से कल कोई ना तो कोई लेक्चर हो सका, ना वीडियो अपलोड हो सकी। तो एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप सब भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को मेरी तरफ से जो है ना ईद, टरू मरू तीनों दिन जो है ना वो मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको इस तरह की हज़ारों ईदें जो है ना वो देखना नसीब करे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो कल के कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि वो हमें बताएं कि शहादत जो है ना वो कैसे करवानी है और फहरिस्त गवाहान जो है ना उसका क्या, यानी कि उसमें दावा के अंदर उसमें क्या रोल होता है। और मुख्तलिफ दावाजात होते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के दावाजात होते हैं, उनमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं शहादत करवाने के और उसके गवाही करवाने के और जो है ना वो फहरिस्त गवाहान जमा करवाने के। मैं आपको बताता चलूँ कि जो फैमिली लाज है ना, फैमिली लाज, उसमें तो फहरिस्त गवाहान जो है ना वो हम जिस वक्त दावा दायर करते हैं ना उसके साथ ही जमा करवा देते हैं। जिस वक्त दावा दायर किया जाता है उसके साथ एक फॉर्म होता है गवाहान, शेड्यूल गवाहान का, उसमें हम अपने जो गवाहान जो है ना वो लिख के जमा करवा देते हैं। इसी तरीके से जिस वक्त ऑर्डर 37 का दावा किया जाता है उस वक्त भी गवाहान और उनके एफिडेविट्स वगैरह जो है ना वो जमा करवा दिए जाते हैं। रेंट कंट्रोलर के पास जिस वक्त दावा दायर किया जाता है उस वक्त भी हम जो है ना उनके जो एक तो जो पटिशनर है जो रेंट कंट्रोलर की बेदखली दायर कर रहा है उसका एफिडेविट होता है, बयान अल्फी उसका जमा करवाया जाता है और एक दो जो है ना उसके साथ लहदा से गवाह जो है ना वो उनके बयान अल्फी जमा करवाए जाते हैं और एट दी एंड जो है ना उन्हीं की गवाही करवाई जाती है, उन्हीं की शहादत करवाई जाती है, उन्हीं वो जो बयान अल्फी हमने दिए हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना वो जिला होती है। इसी तरह फैमिली केसेस में जो है ना हम स्टार्ट में गवाहान की लिस्ट जो है ना शेड्यूल गवाहान वो दे देते हैं लेकिन जो बाद जो जो हमने गवाहियाँ करवानी होती हैं उनमें से, उस शेड्यूल में से जो जो गवाहियाँ हमने करवानी होती हैं उनके बयान अल्फी जमा करवाते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो जिला हो जाती है। अब हम आते हैं अपने मेन जो है ना जो कॉन्सेप्ट है हमारा सिविल केस। क्रिमिनल को अभी मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उनके गवाहान जो है वो पुलिस की तरफ से प्रोसिक्यूशन जो है ना वो लेके आती है, पुलिस के वो जो चलान है उसके खाने में लिखे होते हैं। वो सारी डिटेल मैं आपको जो है ना वो एक सेपरेट लेक्चर में दूंगा। आज हम देखेंगे सिविल कोर्ट का जो है ना मैटर। सिविल कोर्ट में जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल किस्म का ये एक जो है ना ये पार्ट है सिविल दावे का। आपके दावे का बड़ा मखसूस पार्ट है कि आपने शहादत जो है ना वो कैसे करवानी है और फहरिस्त गवाहान कैसे जमा करवानी है। इसमें दो तरह की शहादत, बल्कि तीन तरह की शहादत होती है। पहले मेन जो किस्में हैं ना, मेन जो वो दो किस्में हैं, एक तो ज़बानी शहादत है, एक दस्तावेजी शहादत है। हम डिस्कस करते हैं ज़बानी शहादत को। जो ज़बानी शहादत है वो आगे दो किस्मों की है। सिविल केस में ख़ास तौर पे आपने जो आपका जो पार्टीशन का केस है, इस तकरार हक है, हुक्म इम्तनाई है या दावा दिला पाने है या जो भी आपका जो इलीगल पोजेशन कब्जा दिलाने का है या किसी का कब्जा लेने का है, कोई भी आपका सिविल सूट जो दीवानी अदालत में दावा है, उसमें आपकी जो एविडेंस है, जो ज़बानी शहादत है, जो ज़बानी शहादत ये आप ज़हन में रखें, वो दो किस्मों की है। एक तो आपके प्राइवेट गवाहान है और एक आपके तलबीदा गवाहान है। ये पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम फहरिस्त गवाहान के बाबत जो है ना वो डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। जो तलबीदा गवाहान है वो ऐसे गवाहान होते हैं जिनको अदालत तलब करती है और आप अदालत को कहते हैं कि इस गवाह को जो है ना वो तलब किया जाए। अब वो तलब क्यों करना है वो आपको मैं बताता हूँ। पहले प्राइवेट गवाहान वो होते हैं जो आपने खुद पेश करने होते हैं अदालत में।
जो कम अज़ कम एटलीस्ट 2 गवाह लाजमी आपने पेश करने हैं जो आपके मौक़िफ़ की तईद करें। मिसाल के तौर पे आप किसी मकान के ऊपर काबज़ हैं, आपने उसका केस फाइल किया हुआ है, तो 2 इर्द गिर्द के जो उसके हमसाए हैं उनको आपने पेश करना है, या जो 2 ऐसे बंदे जो आपको जानते हैं कि ये बंदा इस मकान के ऊपर 10-15 साल से, 2 साल से, 3 साल से ये इसमें रह रहा है, इस पे कब्जा है इसका, वो जाके अदालत में गवाही दें कि ये इस मकान में रह रहा है, ये काबज़ है, उनको हम बोलेंगे प्राइवेट गवाहान। उसके बाद तलबीदा गवाहान। तलबीदा गवाहान वो होते हैं जिनका नाम हम फरिस्त गवाहान में लिखते हैं और उनके साथ लिखते हैं कि ये तलबीदा गवाहान है। उसका मतलब ये होता है कि ये हमारे कहने पे कोर्ट में नहीं आएंगे, लेकिन इनका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दावे के कुछ फैक्ट्स, कुछ हक़ाइक़ इनके पास मौजूद हैं जो कि ये अदालत को आके बताएंगे। अब वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे आपने कोई इंतकाल कोई चैलेंज किया हुआ है, तो वो इंतकाल पटवारी के पास है, तो आप अदालत में बतौर तलबीदा गवाह हल्का पटवारी मा रिकॉर्ड इंतकाल नंबर ये उस अपनी फहरिस्त में लिखेंगे, और फिर कोर्ट उसको समन करके नोटिस करके बुलाएगी कि ये रिकॉर्ड लेके आओ और आके तो गवाही दो। इसी तरीके से अगर आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार को बुलाना चाहते हैं, कोई कंपनी का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, अगर आप तहसीलदार को बुलाना चाहते हैं, अगर आप किसी स्कूल टीचर को बुलाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी भी नुमाइंदे, किसी महकमे के किसी इंचार्ज रिकॉर्ड कीपर को बुलाना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड कीपर को या किसी ऑफिसर को, आप तलबीदा गवाह के तौर पे किसी को भी बना सकते हैं। क्यों? जिसके पास आपका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप चाहते हैं कि वही बंदा आपके अदालत को दे। क्योंकि देखें, अगर कोई चीज़ ऐसी है, मिसाल के तौर पे हक शुफा का केस है एक, उसमें जो आपने नोटिस भेजा है वो बदरिया डाकिया उस बंदे को वसूल हुआ है। अब वो नोटिस की रसीद जो है ना, वो आप अगर जमा करवाएंगे अदालत में तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी। अगर वो डाकिया खुद आके अदालत में जमा करवाएगा, साथ अपना बयान देगा कि ये मैंने इतने बज के इतने मिनट पे उसको डिलीवर करवाया, ये उसके सिग्नेचर हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है, और उसके ऊपर दूसरी पार्टी उसको जिरा भी करेगी और जिरा में ये साबित हो कि वाकई उसको नोटिस मिल चुका है, तो उसकी वैल्यू एडेड वैल्यू होगी, यानी कि एडिशनल वैल्यू होगी उसका, वो आपके केस के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए आप पहले तलबीदा गवाहान की अहमियत को समझें। तलबीदा गवाहान बुलाने के लिए आपको कोर्ट में उनका एक थोड़ा सा खर्चा जमा करवाना पड़ता है, जो उनके आने जाने के लिए उनका किराया या उनकी डाइट मनी उसको बोलते हैं, उसकी खुराक, उसकी रोटी जो एक दिन उसने देना है आपको, उसके लिए आपको अदालत में 500, 1000 रुपया, जितना भी कोर्ट फिक्स करे वो इतना ही करती है, 500 या 1000 रुपया फिक्स करेगी, तो वो आपको अदालत में जमा करवाना है। जिस वक्त आप उसके नोटिस वगैरह रखेंगे उस वक्त, या जिस वक्त आप फहरिस्त जमा करवाएंगे उस वक्त आपको साथ में जमा करवाना है। इसके अलावा और मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर आपने फैमिली सूट में अपने, यानी कि अपने को खर्चा नानो नुफ्का का दावा है, तो आपको पता है कि इसका बैंक अकाउंट मौजूद है, तो आप चाहते हैं कि वो बैंक का मैनेजर या बैंक का रिकॉर्ड कीपर आके वो कोर्ट में जमा करवाए, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जो जमा करवाएंगे वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन जो वो डिपार्टमेंट का बंदा आके जमा करवाएगा वो चैलेंज नहीं है, उसको वो क्रॉस एग्जामिन करके, जिरा करके, दूसरा वकील जिरा करके उसको साबित हो जाएगा कि ये उसी का ही डॉक्यूमेंट है। इसलिए एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जिस वक्त कोई पब्लिक सेक्टर हल्का पटवारी, महकमा माल, ADLR, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले, या ये जो मोटरवे अथॉरिटी, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से, बैंक हैं या स्कूल हैं या कोई भी महकमा एजुकेशन, महकमा सेहत का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई महकमा सेहत का कोई डॉक्टर की पर्ची आपने देनी है, तो डॉक्टर को बतौर तलबीदा गवाह बुलाएं।
यानी कि जो भी कोई महकमा कोशिश करें कि उसके लिए आप 500 या 1000 रुपया खर्च करके उसको बतौर तलबीदा गवाह अदालत में तलब करें। वो आपकी गवाही जो है ना वो इतनी मोतबर होगी कि आपके सारे प्राइवेट गवाहान उससे पीछे रह जाएंगे। तलबीदा गवाह की गवाही अगर आपके हक में है, अगर वो डॉक्यूमेंट साथ में एग्जिबिट करवाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो लेके आएगा जब कोर्ट उसको बुलाएगी, तो वो आपकी जो गवाही है, जो शहादत है, वो आपके प्राइवेट गवाहान से ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस वक्त आपने फरिस्त गवाहान, वो अभी हम उस पर आते हैं कि कब जमा करवानी, किस तरीके से जमा करवानी। अभी तलबीदा गवाह का जो है ना वो कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई ऐसा गवाह, कोई प्राइवेट गवाह आपका मौजूद है, यानी कि अगर आप एक जगह पे रह रहे हैं और आप मस्जिद में नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं कारी साहब के पीछे, लेकिन कारी साहब जो है ना वो आपके कहने पे गवाही देने के लिए नहीं आ रहे, तो आप उसको भी बतौर तलबीदा गवाह कारी साहब को भी कोर्ट में बुला सकते हैं। उनका भी आपको डाइट मनी और ख़र्चा वगैरह जमा करवाना पड़ेगा। कोई भी शख्स जिसके पास आपके केस की बाबत कोई रिकॉर्ड है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, कोई भी शख्स सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी किसी महकमे में जिसके पास आपके केस के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद है, उसको बतौर तलबीदा गवाह आपने फहरिस्त में शामिल करना है। मेरे ख्याल में तलबीदा गवाह का जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक्सप्लेन करूं, एलाबोरेट करूं, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको समझ सकें। तो अगर तो आप यानी कि उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप तलबीदा गवाह का कॉन्सेप्ट नहीं समझे अभी तक, तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर 032284555455 मौजूद है, उस पे आप जो है ना वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कोई भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तलबीदा गवाह के बारे में, तो तलबीदा गवाह और प्राइवेट गवाह में डिफरेंस आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि प्राइवेट गवाह वो होते हैं जो आपके केस के रिलेटेड आप खुद अदालत में पेश करना चाहते हैं, और तलबीदा गवाह वो होते हैं जो आप पेश नहीं कर सकते, आपके कहने पे नहीं आते। आप उनको बतौर कोर्ट विटनेस यानी कि अदालत को एप्लीकेशन में या जिस वक्त फहरिस्त गवाहान देते हैं उस वक्त उसमें आप लिखें कि ये तलबीदा गवाहान है, इनको कोर्ट के थ्रू जो है ना वो मैं अदालत में पेश करना चाहता हूँ, और साथ लिखें इनके पास कौन सा रिकॉर्ड मौजूद है ताकि वो अपना रिकॉर्ड लेके आएँ। क्योंकि देखें केस जिस वक्त कंटेस्ट होता है ना, तो एक एक पॉइंट पे दूसरे वकील साहब उसको कंटेस्ट करते हैं, और आपको कानून के मुताबिक जो राइट्स हासिल हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, और फिर आपको जो है ना उसका बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और जल्दी मिलेगा। लेकिन जिस वक्त आप अगर ठीक है तलबीदा गवाह का नाम लिख देंगे, आप उसके पास जो रिकॉर्ड है वो नहीं लिखेंगे, तो दूसरे वकील साहब रिकॉर्ड पेश नहीं करने देंगे, क्योंकि आपने लिखा नहीं हुआ। वो आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें कितनी अथॉरिटीज़ हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं, क्या वैसे कानून क्या है, वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखें कि डिफरेंस जो है ना वो तलबीदा गवाह और प्राइवेट गवाह का क्या है। केस स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज़ें सारी नोट कर लेनी है कि किसको हमने तलबीदा गवाह बतौर गवाह पेश करना है। और जिस वक्त आप केस फाइल करते हैं उसमें भी एक फॉर्म लगता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप खुद पेश करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी एक्सेस में नहीं है, वो किसी और के पास हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो पेश करें, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने लाजमी लिखने हैं। लेकिन अगर आप उस पर नहीं भी लिख सकते तो आपको बाद में मौका मिलता है, जिस वक्त आपने फरिस्त गवाहान जमा करवानी है उसमें आप फरिस्त गवाहान में आपने ये अलग-अलग 2 कॉलम बना के या 2 हिस्से बना के, एक वो प्राइवेट गवाहान और उसके नीचे आपने 2-3 गवाहान जो आपने पेश करने हैं। कोशिश करें 2 से ज़्यादा लिखें, क्योंकि जिस वक्त आपने पेश करने हैं उस वक्त हो सकता है एक अवेलेबल ना हो, इसलिए 2 से ज़्यादा लिखें और 2 आप लाजमी पेश करें।
اور اس کے بعد آپ نے تلبیدہ گواہان کی ایک ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے نیچے آپ نے اپنے کیس کے مطابق تمام جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازم، سرکاری ملازم، غیر سرکاری، جن کے پاس آپ کے کیس کا ریکارڈ موجود ہے ان کے نام لکھنے ہیں، اور ان کی ڈائٹ منی آپ نے کوئی 500,000 روپے کے حساب سے آپ نے اپنے وکیل صاحب سے پوچھ کے جو ادھر کسٹم ہے، جو سسٹم ہے، جو چل رہا ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو کورٹ میں جمع کروا دینی ہے، تاکہ کوئی بھی کیس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم بعد ازاں پیش نہ آئے۔ جس وقت آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تلبیدہ گواہان کون سے ہیں اور پرائیویٹ گواہان کون سے ہیں، اس کے بعد ٹائم آئے گا فہرست گواہان جمع کروانے کا۔ تو میرے خیال میں اب جو ہے نا وہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو لمبی لمبی ویڈیوز لوگ پسند بھی نہیں کرتے اور سنتے بھی نہیں ہیں اتنا، تو انفارمیشن جو ہے نا وہ پھر بیچ میں رہ جاتی ہے۔ تو آج آپ پھر یہاں پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ تلبیدہ گواہان اور پرائیویٹ گواہان کا فرق سمجھ لیں۔ نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ کل جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر وہ فہرست گواہان جو ہے نا وہ کہاں جمع کروانی ہے، کس وقت جمع کروانی ہے، کیسے جمع کروانی ہے، اگر نہیں کروائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، اور اگر جمع کروا لیتے ہیں تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو کنسیپٹ جو ہے نا وہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، اور مجھے سمجھانے کی جو ہے نا وہ توفیق دے، تاکہ یہ جو علم جو ہے نا، یہ قانون کا علم جو ہے نا، یہ ہر شہری کا حق ہے اور ہر شہری کو ملنا چاہیے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں یا اس کو فالو کریں، وہ آپ کا دل کرتا ہے تو کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سمجھنا ہے تو میرے پیج کو فالو کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اور اگر آپ یہ ایک ہی ویڈیو پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں ایسی عیدیں دیکھنا نصیب کریں۔ آخر میں وہی میرا جو شروع میں کنسیپٹ ہوتا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا جو آپ سے غریب ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ شکریہ۔